जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएन अकाउंटिंग पे। कक्षा 12 के विषय में चर्चा कर रहे थे और संचालन के कार्यों के विषय में हमने चर्चा की थी। संचालन के प्रथम दो कार्य आयोजन और प्रबंध, इन दोनों के विषय में हमने चर्चा कर ली थी। आज संचालन के तीसरा कार्य जो स्टाफिंग है, यानी कर्मचारी व्यवस्था, कर्मचारियों को लाना और उनको व्यवस्थित कार्य सौंपने की प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट, यानी जो कर्मचारी होते हैं वो इकाई के हाथ और पैर होते हैं। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य सपूर्ण और संतुष्ट कर्मचारियों का दल बनाना, सुरक्षित रखना और विकसित करना। यानी जो कर्मचारी व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो हमारी इकाई में ईमानदार और क्रियाशील कर्मचारियों की व्यवस्था करना और उनकी सुरक्षा बनाए रखना और विकास करना होता है। जहाँ इकाई होती है वहाँ कर्मचारी होती है, जाहिर से बात है कर्मचारी होते ही है जहाँ इकाई होते हैं। कर्मचारियों के बिना इकाई आत्मा बिना अस्थि कंकाल जैसी होती है। यानी यदि हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो एक शरीर बचता है और शरीर भी धीरे धीरे गल जाता है, उसके बाद एक कंकाल तंत्र बचता है। उसी प्रकार कर्मचारियों के बिना जो कंपनी होती है एक कंकाल तंत्र है। किसी भी इकाई की प्रवृत्ति का अंतिम आधार और तो कर्मचारी के ऊपर आधारित होता है। यानी आपने बहुत अच्छा आयोजन कर लिया, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था तंत्र कर ली, परंतु आपके पास काम करने के लिए कर्मचारी ना हो तो आपका काम रुक जाएगा। योग्य स्थान पर योग्य समय में योग्य संख्या में योग्यता वाले कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति निकालना, निवृत्ति तथा उनके लिए कल्याणकारी प्रवृत्ति संबंधित विचारधारा के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। यानी हमारी इकाई में व्यवस्थित व्यक्ति को चुनना, उस व्यक्ति को कुशल बनाना, उसे सही प्रशिक्षण देना, उसे उचित वेतन देना, उसकी पदोन्नति करना, उसको निकालना या उसकी निवृत्ति करना आदि सभी चीज़ों का ध्यान कर्मचारी व्यवस्था में रखा जाता है। कर्मचारी संतुष्ट हो तो उसके उत्साह और जोश में वृद्धि होती है। यदि संचालक मंडल से कर्मचारी अगर संतुष्ट हो, उसे योग्यता अनुसार वेतन मिल रहा हो, समय पे वेतन मिल रहा हो, तो जो कर्मचारी होता है उसके उत्साह में वृद्धि होती है और वो अच्छे से अच्छा कार्य करता है, जिससे इकाई की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। कर्मचारी व्यवस्था में औद्योगिक इकाई के कार्य कर रहे कर्मचारी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार कर्मचारी के ऊपर निर्भर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो उच्च स्तर संचालन होता है वो अपने कर्मचारियों से बार बार चर्चा करके उनका मंतव्य जानने की कोशिश करते हैं कि वो संतुष्ट है या नहीं। इस प्रकार उनसे चर्चा करके उनके कार्य क्षमता में वृद्धि भी लाई जा सकती है। वर्तमान समय में मानव शक्ति आयोजन, मानव साधन विकास, कार्य का मूल्यांकन, आजीविका आयोजन आदि का समावेश भी कर्मचारी व्यवस्था में किया जाता है। संतुष्ट कर्मचारी इकाई की मूल्यवान संपत्ति हो, ऐसा प्रत्येक प्रगतिशील संचालन दृढ़ता से मानता है। यानी जो इकाई होती है उसकी मूल्यवान संपत्ति एक उसका कर्मचारी माना जाता है, क्योंकि कर्मचारी के बिना वह इकाई किसी भी काम की नहीं रहती है। कर्मचारी व्यवस्था की बात करें तो अन्य लोगों से भिन्न लोग, यानी जिनके पास कुशलता होती है उन्हें चुना जाता है और उनको काम पे रख के उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। आगे यदि बात करें तो अगला जो हमारा मुद्दा है वो है मार्गदर्शन, यानी डायरेक्टिंग और मार्गदर्शन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना और उनकी देखरेख करना अर्थात मार्गदर्शन, यानी उनको उनके कार्य को समझाना, किस प्रकार से कार्य करना है, ये सारा का सारा बताना मार्गदर्शन में आता है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इकाई में काम कर रहे कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और उनकी प्रभावशाली देखरेख करने का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक इकाई में लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन किया जाता है। आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। माल सामग्री एवं यंत्र का क्रय किया जाता है। कर्मचारियों
की नियुक्ति की जाती है, परंतु जब तक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या श्रमिकों को कार्य किस प्रकार करना है उसका मार्गदर्शन न दे तो उपयुक्त सभी प्रयत्न निष्फल होते हैं। चलिए, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने प्रबंध कर लिया, आपने अच्छे कर्मचारी लेके आ गए, परंतु उनको जब तक आप कार्य नहीं समझाओगे तब तक यह सारे के सारे कार्य व्यर्थ है। मार्गदर्शन के बिना संचालन के अन्य कार्य निरर्थक है। मार्गदर्शन के कार्यों में अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, आदेश या सूचना प्रदान करना, कार्य निर्धारण करना, कर्मचारी को प्रेरणा देना, नेतृत्व प्रदान करना आदि कार्यों का समावेश होता है। मार्गदर्शन संचालन के प्रत्येक स्तर पर और निरंतर चलती प्रक्रिया है। यानी जब तक आप आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करना नहीं समझाओगे तब तक वो कार्य नहीं होगा और आपका संचालन यहाँ पे रुक जाएगा। तो मार्गदर्शन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य है संचालन का। जब आप लीडर होते हो तब आप आपके कर्मचारियों को कार्य समझाकर उचित वे में कार्य करवाकर आपकी इकाई का लाभ बढ़ा सकते हो। आगे यदि हम बात करेंगे इसके अंतिम मुद्दे के अंतिम कार्य की यदि चर्चा करें तो अंतिम कार्य है कंट्रोलिंग करना, यानी नियंत्रण करने का कार्य। प्रयत्नों, परिणामों तथा साधनों और उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य अर्थात नियंत्रण। यानी प्रयत्न है, परिणाम है और साधनों, उद्देश्यों के मध्य जो संतुलन, एक संतुलन बनाए रखता है वो कार्य नियंत्रण का कार्य है। नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य है। जैसा कि आपको मैंने बताया, निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए इकाई की प्रवृत्तियाँ आयोजन के अनुसार होती है या नहीं, यह देखने का कार्य अंकुश करता है। नियंत्रण मतलब क्या? यदि आपने आपके कर्मचारियों को कोई काम सौंपा है तो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यदि वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उस कार्य को सुधार कर उनको समझाकर वो कार्य वापस ठीक से करवाना, यह नियंत्रण का कार्य है। प्राचीन परंपरागत विचार अनुसार नियंत्रण अर्थात कर्मचारियों की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना, कठोर मनोवृत्ति अपनाना, कर्मचारियों को गलती कर रहे तो सजा या दंड देना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति रोकना, ऐसा था। यह नियंत्रण का नकारात्मक विचार है। यानी पहले क्या होता था, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके जो उच्च अधिकारी हो आपको मारते पीटते, आपके पगार काट लेते या आपको कठोर शब्द सुनाकर आपका मनोबल तोड़ देते, जो कि एक नकारात्मक विचार था। आधुनिक समय में नियंत्रण का विचार सकारात्मक है। यह सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति है, कारण कि नियंत्रण का कार्य हो रहे कार्य को रोकना नहीं है, परंतु यदि कार्य आयोजन के अनुसार नहीं हो रहा है तो उसे रोक कर सही दिशा की ओर ले जाना है। भूतकाल में हुई भूलों का भविष्य में पुनरावर्तन न हो। यानी जो आपसे भूलें हो चुकी है उसको वापस आप ना दोहराओ, इसको सुधारने का कार्य नियंत्रण का कार्य है। इस प्रकार से नियंत्रण कार्य करता है। जो पहले भूतकाल में होता था, यानी जो पुरानी परंपरागत जो आपके बॉस होते वो आपको कार्य करने के लिए मजबूर करते थे और गलत काम करने पे आपका जो वेतन है वो भी काट लिया करते थे। तो ये थे संचालन के कार्य। सभी कार्य हम पढ़ चुके हैं और आशा है आपको समझ में भी आ गए होंगे। और बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।